आज की चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत ही ह्यूमन सवाल से करते हैं। न्याय के लिए लड़ाई लड़ने की कीमत क्या होती है? बिल्कुल। और क्या हो अगर किसी को उस लड़ाई के दौरान इतना फाइनेंशियली ड्रेन कर दिया जाए, इतना असहाय कर दिया जाए कि वो अपना पक्ष ही ना रख पाए? बिल्कुल। आज हम एक ऐसे ही लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस की गहराई में उतरेंगे, जो इंडस्ट्रियल लॉ और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों से जुड़ा है। हमारे पास जो सोर्स है वो है फकीर भाई फुला भाई सोलंकी वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर केस के अंश। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। एग्जैक्टली और ये मामला सिर्फ एक मजदूर का नहीं है जिसे ताश खेलने के आरोप में नौकरी से निकालने की कोशिश की गई थी। हाँ, दिस इज अबाउट अ जुडिशियल प्रिंसिपल, एक ऐसा सिद्धांत जिसने भारत में मैनेजमेंट और वर्कमैन के बीच के पावर डायनामिक्स को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे कोर्ट ने ये स्थापित किया कि न्याय का मतलब सिर्फ सुने जाने का हक नहीं है, बल्कि उस सुनवाई के लिए लड़ने की फाइनेंशियल कैपेसिटी होना भी है। और कैसे एक मामूली सा लगने वाला जीवन निर्वाह भत्ता, जिसे हम सबसिस्टेंस अलाउंस कहते हैं, वो एक्सेस टू जस्टिस को इंश्योर करने का एक क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट बन गया। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। एलेम्बिक केमिकल वर्क्स को लिमिटेड बड़ौदा में काम करने वाले एक मजदूर थे, फकीर भाई फुला भाई सोलंकी। उन पर आरोप था कि उन्होंने 12 जुलाई 1979 को काम के दौरान फैक्ट्री के वर्किंग आवर्स में 2 और साथियों के साथ ताश खेले। हाँ, यह आरोप था। इसके बाद एक डोमेस्टिक इंक्वायरी हुई, उन्हें दोषी पाया गया और मैनेजमेंट ने उन्हें डिसमिस करने का फैसला कर लिया। ऑन द सर्फेस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है ना? ऑन द सर्फेस यस, बिल्कुल सीधा मामला लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण लीगल न्यूआंस आता है। फकीर भाई एक प्रोटेक्टेड वर्कमैन थे। प्रोटेक्टेड वर्कमैन ये क्या होता है? ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 के एक्सप्लेनेशन में डिफाइंड है। इसका मतलब था कि उस समय कंपनी और यूनियन के बीच एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चल रहा था और फकीर भाई उस यूनियन के एक ऑफिस बेरर थे। तो कानून उन्हें एक खास प्रोटेक्शन, एक ढाल देता है। किस तरह की प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन ये कि मैनेजमेंट उन्हें किसी भी मिसकॉन्डक्ट के लिए सीधे सीधे डिसमिस नहीं कर सकता था, भले ही डोमेस्टिक इंक्वायरी में वो गिल्टी पाए गए हों। अच्छा। फॉर एनी प्यूनिटिव एक्शन लाइक डिसमिसल, उन्हें पहले इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल से एक्सप्रेस परमिशन इन राइटिंग यानी लिखित में इजाजत लेनी थी। ये एक सेफगार्ड है ताकि मैनेजमेंट डिस्प्यूट के दौरान यूनियन लीडर्स को विक्टिमाइज ना कर सके। गॉट इट। तो ये एक चेक और बैलेंस जैसा था। एग्जैक्टली। तो मैनेजमेंट ने ट्राइब्यूनल में परमिशन के लिए एप्लीकेशन डाली, लेकिन यहीं से मुझे लगता है असली समस्या शुरू होती है। यहीं से मैनेजमेंट ने एप्लीकेशन नंबर 88 ऑफ 1979 तो फाइल कर दी, लेकिन फकीर भाई को 13 अगस्त 1979 से सस्पेंड कर दिया। और यहां पर अ वेरी क्रूशियल फ्रेज यूज किया गया, विदाउट एनी वेजेस और अलाउंसेस। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल है। और ये मामला ट्रिब्यूनल में कितने समय तक चला? ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल, तकरीबन 6 साल। अगस्त 1979 से अगस्त 1985 तक फकीर भाई को एक पैसा नहीं मिला। 6 years! इसको जरा सोचने की जरूरत है। 6 साल बिना किसी इनकम के। एक वर्किंग क्लास आदमी जिसके ऊपर शायद एक पूरा परिवार निर्भर हो, उसे एक लीगल लिम्बो में छोड़ दिया गया। आप सोचिए, साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल प्रेशर कितना ज्यादा होगा। बिल्कुल। आप अपने बच्चों की स्कूल फीस कैसे भरेंगे, घर का किराया कहाँ से देंगे, और इन सब के ऊपर आपको एक बड़ी कंपनी के खिलाफ लीगल केस भी लड़ना है। ये फैक्ट इस केस के हार्ट में है। ये तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाने वाली स्थिति है। तो ट्रिब्यूनल के सामने फकीर भाई के वकील ने क्या दलील रखी? उनकी दलील बहुत सीधी थी, पावरफुल थी और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों पर आधारित थी। उन्होंने कहा कि बिना किसी सबसिस्टेंस अलाउंस के एक मजदूर के लिए 6 साल तक चले लीगल केस में खुद को इफेक्टिवली डिफेंड करना नामुमकिन है। ये तो सीधे सीधे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है। राइट। मतलब आप बस कह रहे हैं कि आपको हक है, पर वो हक एक्सरसाइज करने के साधन ही छीन रहे हैं। एग्जैक्टली। नेचुरल जस्टिस का एक कॉर्नरस्टोन प्रिंसिपल है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टिम, जिसका मतलब है लेट द अदर साइड बी हर्ड। लेकिन कानून की नज़र में सुनवाई का अवसर देना ही काफी नहीं है। वो अवसर रीजनेबल और इफेक्टिव भी होना चाहिए। सब्सटैंटिव होना चाहिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं। करेक्ट। द अपॉर्चुनिटी मस्ट बी सब्सटैंटिव, नॉट जस्ट अ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी। अगर आपके पास ट्रिब्यूनल तक आने जाने का किराया नहीं है, वकील की फीस देने के पैसे नहीं है, तो सुनवाई का अधिकार तो बस कागज पर रह गया, रियलिटी में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता।
सुप्रीम कोर्ट ने इसे ग्रॉस अनफेयरनेस कहा। इट्स लाइक आस्किंग समवन टू फाइट अ बॉक्सिंग मैच विद देयर हैंड्स टाइड बिहाइंड देयर बैक। क्या कोर्ट के सामने ऐसा कोई प्रेसिडेंट पहले आया था? मतलब क्या भत्ता इतना जरूरी है कि उसके बिना पूरी कार्रवाई ही गलत हो जाए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। कोर्ट ने अपनी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस चंद्रभान टाले केस का जिक्र किया, जो 1983 का एक लैंडमार्क केस था। हाँ, ये वो केस है जिसमें भत्ता घटाकर सिर्फ ₹1 कर दिया था। एग्जैक्टली, सिर्फ ₹1 प्रति माह। द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक इट डाउन। उसे अनरीजनेबल एंड वॉइड कहा बिकॉज इट वॉज कंप्लीटली इल्यूजरी। वो एक क्रूर मजाक था। तो ये सिद्धांत पहले से स्थापित था कि सबसिस्टेंस अलाउंस कोई मजाक नहीं हो सकता, इट हैज टू बी अ रियल मीनिंगफुल अमाउंट। ओके, और इसी फाउंडेशन पर इस केस में जस्टिस E.S. वेंकटा रमैया ने जो कहा वो इंडस्ट्रियल जुरिस्प्रूडेंस के लिए एक मील का पत्थर बन गया। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर इंक्वायरी के पेंडिंग रहने के दौरान कोई भी अमाउंट नहीं दिया जाता तो ये माना जाएगा कि वर्कमैन को अपना पक्ष रखने का रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया गया। मतलब मौका ही नहीं मिला? मौका ही नहीं मिला। एंड सच अ डिनायल, ही सेड, लीड्स टू अ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। और इसका नतीजा जज के शब्दों में ये पूरी प्रोसीडिंग को ही विशिएट कर देगा। द एग्जैक्ट वर्ड्स वर, consequently vitiates the proceedings and any decision given in those proceedings against the workmen concerned. Vitiates the proceedings? ये तो एक लीगल न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा है। आप कह सकती हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर अलाउंस नहीं दिया तो मैनेजमेंट का केस कितना भी मजबूत क्यों ना हो, इंक्वायरी कितनी भी फेयर क्यों ना हुई हो, ट्रिब्यूनल का फैसला ऑटोमेटिकली वर्कमैन के पक्ष में जाएगा। इज दैट व्हाट इट मीन्स? Essentially, yes. बिल्कुल यही मतलब है। इसका मतलब है कि प्रोसेस ही इतना फंडामेंटली फ्लॉड है कि आउटकम इररेलेवेंट हो जाता है। द एंटायर प्रोसीडिंग इज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड। कोर्ट की नजर में इसका मतलब है कि वो कार्रवाई कभी हुई ही नहीं मानी जाएगी। इट्स लाइक अ फाउल इन अ रेस दैट डिस्क्वालिफाइज द रनर नो मैटर हाउ फास्ट दे रैन। द प्रोसीजर बिकम्स द पनिशमेंट एंड द कोर्ट कैन नॉट सैंक्शन सच अ प्रोसीजर। ये दलील तो बहुत मजबूत लगती है। It seems obvious from a fairness perspective. तो मैनेजमेंट के वकील किस आधार पर इसे चैलेंज कर रहे थे? Surely उनके पास भी कोई लीगल प्रेसिडेंट रहा होगा? Yes, they did, and this is the most fascinating part of this judgment. क्योंकि ये दिखाता है कि jurisprudence, मतलब कानून की समझ, कैसे इवॉल्व होती है। हाँ। मैनेजमेंट हवा में बात नहीं कर रहा था। वो सुप्रीम कोर्ट के ही 2 पुराने वेल एस्टैब्लिश्ड फैसलों का हवाला दे रहे थे। दोनों 1959 के, मैनेजमेंट ऑफ होटल इंपीरियल न्यू दिल्ली वी होटल वर्कर्स यूनियन एंड रामपुर कोलियरी वी भुवन सिंह। 1959 के मतलब लगभग 25-26 साल पुराने। हाँ, और उन केसेस में कोर्ट ने एक बहुत ही अलग नजरिया अपनाया था। वेट एक मिनट, मतलब कोर्ट का 1959 में लॉजिक ये था कि चूंकि हम यानी ट्रिब्यूनल डिसमिसल में देरी कर रहे हैं तो कंपनी को पे करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। ये तो सुनने में ही अनफेयर लगता है। इसमें तो वर्कर को उस देरी की सजा मिल रही है जिस पर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। एग्जैक्टली। उस समय का लॉजिक कॉमन लॉ के मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप के सिद्धांत पर आधारित था। कोर्ट ने यह माना था कि जब सेक्शन 33 की वजह से मैनेजमेंट किसी को तुरंत डिसमिस नहीं कर सकता तो ये जस्ट एंड फेयर है कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक इम्प्लाइड टर्म मान लिया जाए। इम्प्लाइड टर्म? हाँ, एक ऐसी शर्त जो लिखी तो नहीं है पर मान ली जाती है। और वो इम्प्लाइड टर्म ये था कि मैनेजमेंट को वर्कमैन को विदाउट पे सस्पेंड करने की पावर है। अच्छा। लॉजिक ये था कि एम्प्लॉयर ने इंक्वायरी करके अपना काम कर दिया है, अब देरी ट्रिब्यूनल की वजह से हो रही है जो उनके कंट्रोल से बाहर है। तो मतलब हमारी गलती नहीं तो हम पैसे क्यों दें? That if the master has held a proper inquiry, he has the power to order suspension, और मैं की फ्रेज कोट कर रही हूँ, so that there is no obligation on him to pay wages and no obligation on the servant to work. Basically, a temporary pause on the entire contract. तो ये तो बिल्कुल 180 डिग्री टर्न है। बिल्कुल। 1959 में कोर्ट कह रहा है कि विदाउट पे सस्पेंशन का टर्म इम्प्लाई करना जस्ट एंड फेयर है, और फिर 1986 में फकीर बाई केस में कोर्ट कहता है कि इसका ठीक उल्टा सच है। This wasn't just a small change, this was a fundamental shift in the philosophy of justice itself.
ऐसा क्यों हुआ? जस्टिस वेंकटा रामाया ने इस बदलाव का एक बहुत ही ब्रिलियंट और प्रैग्मेटिक कारण दिया। उन्होंने कहा कि 1959 और उसके बाद के कुछ साल शायद हैल्सियन डेज थे, यानी वो शांत और अच्छे दिन थे जब शायद ऐसे एप्लीकेशंस ट्रिब्यूनल्स में जल्दी निपट जाते थे। But the ground reality by the 1980s had completely changed. इस केस में 6 साल की देरी ने कोर्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि होटल इंपीरियल जैसे पुराने फैसलों में मामले को नेचुरल जस्टिस के नजरिए से नहीं देखा गया था। दे वर सीन फ्रॉम द एंगल ऑफ द कॉमन लॉ राइट ऑफ अ मास्टर, नॉट फ्रॉम द एंगल ऑफ अ वर्कमैन्स राइट टू अ फेयर हियरिंग। और इस देरी का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, राइट? प्रिसाइजली यही पॉइंट जस्टिस वेंकटरमैया ने उठाया कि एक अनस्क्रूपुलस मैनेजमेंट जानबूझकर प्रोसीडिंग्स को डिले कर सकता है ताकि वर्कमैन को स्टार्व करके सबमिशन पर मजबूर कर दे। अच्छा, एक मजदूर को इतना फाइनेंशियली तोड़ दिया जाए कि वो लड़ने के बजाय हार मान ले या मैनेजमेंट की शर्तों पर सेटल कर ले। यहीं पर जुरिस्प्रूडेंस में एक सी चेंज आया। The focus shifted from the master's convenience to the workman's right to a fair trial. The court recognized the massive power imbalance and decided to step in. This makes perfect sense. लेकिन एक पल के लिए मैनेजमेंट के नजरिए से सोचते हैं। उन्होंने एक डोमेस्टिक इंक्वायरी की जिसमें मजदूर दोषी पाया गया। उनकी नजर में तो वो एक दोषी कर्मचारी को निकाल रहे हैं। अब कानून की वजह से उन्हें ट्राइब्यूनल की परमिशन का इंतजार करना पड़ रहा है सालों तक। तो क्या उन्हें उस कर्मचारी को पैसे देते रहना चाहिए जिसे वो रखना ही नहीं चाहते? That's the crux of the counter argument. और कोर्ट ने इसे एड्रेस किया। कैसे? ये समझाकर कि सस्पेंशन का असल में मतलब क्या होता है। The key question is, does suspension terminate the master-servant relationship? And the answer is? An emphatic no. अच्छा, तो लीगल रिलेशनशिप अभी भी एग्जिस्ट करता है? Absolutely. और यही फकीर भाई जजमेंट का लीगल बेडरॉक है, उसकी नींव है। हाँ। कोर्ट ने साफ किया कि सस्पेंशन से नौकरी खत्म नहीं होती। The contract of employment is merely in a state of suspended animation, not terminated. Suspended animation. Yes. इसे क्लैरिफाई करने के लिए कोर्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट केस खेमचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का हवाला दिया। उस केस में कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि सस्पेंशन से एम्प्लॉय की सर्विस खत्म नहीं होती। The judgment uses the clear words, he continues to be a member of the service in spite of the order of suspension. इसी एक लाइन पर पूरा केस टिका है। The real effect is that he is not permitted to work, but he remains an employee. Okay. So, if the employer-employer relationship continues, then the obligation to pay something should also continue in some form. Is that the logic? Precisely. और इसी तर्क के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक मास्टर स्ट्रोक दिया। उन्होंने होटल इंपीरियल वाले इम्प्लाइड टर्म के कॉन्सेप्ट को ही 180 डिग्रीज पर पलट दिया। कैसे? In the case, he is entitled to full back wages from the date of suspension. तो उसे उस लड़ाई को लड़ने के लिए to sustain himself during the fight कुछ तो मिलना ही चाहिए। So instead of implying a term that benefits the employer, The employed a term that benefits the employee to ensure justice. Right. उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में सस्पेंशन विदाउट पे का टर्म इम्प्लाई करने के बजाय ये कहीं ज्यादा जस्ट, इक्विटेबल और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के अनुरूप है कि सबसिस्टेंस अलाउंस पाने के अधिकार का टर्म इम्प्लाई किया जाए। और यही नया कानून बन गया। हाँ, the final doctrine, the new law of the land, was established. And this final principle is worth repeating. The court held, और मैं operative part quote कर रही हूँ, कि the right of the workman to receive some reasonable amount by way of subsistence allowance during the pendency of the application under Section 33(3) of the Act, with effect from the date of suspension, should be implied as a term of the contract of employment. Wow. इसने सबसिस्टेंस अलाउंस को एक नॉन नेगोशिएबल राइट बना दिया, भले ही वो कंपनी के स्टैंडिंग ऑर्डर्स में लिखा हो या नहीं। तो इस जजमेंट का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? क्या जमीन पर चीजें बदली? इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। फर्स्टली, इसने देश भर की कंपनीज को मजबूर किया कि वो अपने सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स को रिव्यू करें और अमेंड करें, ताकि ऐसी सिचुएशंस के लिए सबसिस्टेंस अलाउंस का क्लॉज डाला जाए। अच्छा। सेकेंडली, इसने वर्कमैन और ट्रेड यूनियंस को एक बहुत पावरफुल प्रेसिडेंट दिया। अब अगर कोई एम्प्लॉयर किसी वर्कमैन को बिना पे के सस्पेंड करता है पेंडिंग अप्रूवल, तो वर्कमैन तुरंत पूरी प्रोसीडिंग को वॉइड एब इनिशियो चैलेंज कर सकता था। इट फंडामेंटली लेवल्ड द प्लेइंग फील्ड। और थर्डली, इसने जुडिशरी की भूमिका के बारे में एक मजबूत संकेत दिया। कोर्ट सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की व्याख्या नहीं कर रहा था,
वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को ज्यादा इक्विटेबल बनाने के लिए एक्टिव रोल निभा रहा था, बार्गेनिंग पावर की असमानता को पहचान रहा था। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि सबसिस्टेंस अलाउंस कोई खैरात नहीं है, इट्स नॉट चैरिटी। बिल्कुल नहीं। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में एक निष्पक्ष सुनवाई, एक फेयर हियरिंग सुनिश्चित करने की एक बुनियादी जरूरत है। ये एक लीगल टूल है जो एक अकेले मजदूर को, जो ऑफन रिसोर्सलेस होता है, एक बड़ी पावरफुल मैनेजमेंट के सामने खड़े रहने की ताकत देता है। इट्स द फाइनेंशियल फ्यूल नीडेड टू कीप द इंजन ऑफ जस्टिस रनिंग। एब्सोल्युटली। और अंत में मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। फकीर भाई का फैसला मैनेजमेंट और वर्कमैन के बीच के पावर इम्बैलेंस को बैलेंस करने के बारे में था। दिस प्रिंसिपल कि एक्सेस टू जस्टिस को इंश्योर करने के लिए एक व्यक्ति को लड़ने के लिए बुनियादी वित्तीय साधन दिए जाने चाहिए, ये सिर्फ इंडस्ट्रियल लॉ तक सीमित नहीं है। सही बात है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। हमारे लीगल या सोशल सिस्टम में और कहाँ-कहाँ बुनियादी वित्तीय सहायता की कमी, द लैक ऑफ बेसिक फाइनेंशियल सपोर्ट, किसी व्यक्ति को एक निष्पक्ष सुनवाई या एक उचित अवसर के अधिकार से प्रभावी रूप से वंचित करती है। Where else do we see justice denied, not on merit, but because one party simply ran out of money to continue the fight?